नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश शख्सियत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को हमारे स्टूडियो में लेकर आते हैं जो कि अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों से गुजरकर एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज उसी कड़ी में मेरे यानी अपूर्वा सिंह के साथ डॉक्टर नंदिनी तिवारी नैनी जी उपस्थित हैं, जिनके बारे में मैं क्या क्या बताऊं आपको। वो एक स्कूल टीचर है, वो साहित्यकार हैं, वो कवित्री हैं, इसके साथ साथ वो बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री भी है। नैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आपसे क्यों हमारे स्टूडियो में जितने लोग आते हैं उनसे मेरा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आखिर कैसा बीता आपका कोरोना काल। देखिए, कोरोना काल तो बहुत मुसीबत भरा सभी के लिए रहा है और हम भी उस परेशानी से जूझे हैं ज़रूर। लेकिन कोरोना काल में एक चीज़ ये हुई है कि हम अपने परिवार को समय दे पाए हैं और चूंकि हम एक साहित्यकार, एक राइटर होने के नाते हमने काफ़ी समय लिखने में व्यतीत किया घर पे, तो उसके लिए हमको काफ़ी समय मिला, तो काफ़ी अच्छा भी रहा। क्योंकि आप नवोदय स्कूल में जो है टीचर हैं, आप टीचिंग फील्ड में भी हैं, आप साहित्यकार भी हैं, आप कवित्री भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो किस तरीके से जो है आपके इस जीवन की शुरुआत, इस पूरे सफर की शुरुआत कैसे हुई? इस सफ़र की शुरुआत शुरू से मेरे घर जो भैया हैं, मेरे भैया लोग हैं, वो लोग साहित्यिक फील्ड से ही हैं और काफ़ी जाने माने साहित्यकार हैं हमारे घर के लोग, तो इसलिए मेरी लेखन की शुरुआत वहीं से हुई। जब भी मैं छोटी थी तो 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मुझे गीत गज़ल बहुत पसंद थे, तो मैं सुनते रहती थी। कई सारे कवियों को मैंने सुना, कवित्रियों को मैंने सुना। उसके बाद फिर मैंने धीरे से लेखन क्षेत्र में अपना लेखन शुरू कर दिया था, छोटी थी तब। और उसके बाद मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक्टिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े रहूँ, एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड से। लेकिन मेरे घर के मेरे भैया चाहते थे कि मैं टीचिंग फील्ड में रहूं, क्योंकि एक आदर्श फील्ड होता है। तो मैं सोचती थी कि दोनों में मैं सामंजस्य कैसे बैठाऊं करके। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पहले घर के लोग जो बोलते हैं पहले वो काम अपन करते हैं, फिर धीरे से एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर अपना जो शौक है वो पूरा करेंगे। बेटी के फर्ज को आपने सबसे पहले चुना। हाँ, तो फिर मैंने वो फर्ज निभाया कि भैया की इच्छा थी कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँ, तो मैं टीचिंग फील्ड में भी काफ़ी समय हो गया मुझे, 8-10 साल हो गए मुझे टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए। जब मैं स्टडी करती थी तब से मैंने ज्वाइन कर लिया था प्राइवेट स्कूल, फिर धीरे से मैं नवोदय स्कूल में मैं ज्वाइन की, तो एज अ हिंदी शिक्षिका मैं वहाँ ज्वाइन की। और उसके बाद फिर मेरे पास ऑफर आते गए, कुछ एल्बम्स के, कुछ मूवीज़ के, तो फिर मैंने उसको ठुकराया नहीं। फिर मैंने घर पे भी बोला कि नहीं, अब मुझे ये भी करना है करके। तो फिर मैंने तीनों फील्ड को साथ में लेके मैं चलना चाह रही थी और वही हुआ। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी कई सारे लेखन, पोएट्री वगैरह लिखते रहती थी, डालते रहती थी। कुछ लोगों ने पसंद किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा अभी कि आप मंच में भी परफॉर्म करती हैं क्या करके। तो वो सब मुझे पता नहीं था कि मंच में परफॉर्म कैसे करते हैं सबसे पहले तो। लेकिन हाँ, एक टीचर होने का फायदा भी मिला कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक कॉन्फिडेंस भी अंदर आ गया था कि फेस करना है पब्लिक को। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मंच पे भी चलते हैं करके। फिर जब मैंने पहला मंच किया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, और मैंने अपनी पोएट्री पढ़ी वहाँ पे और लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो लोग मुझे मंच पे भी बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे बस यही शुरुआत एक मेरे जीवन की हुई सभी फील्ड में। जैसा कि आपने बताया कि काफी छोटी उम्र से आपने जो है लिखना चालू कर दिया था, क्योंकि आप हाँ। साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, तो हर एक इंसान के एक फील्ड, एक रुचि होती है लिखने की, एक की पर्टिकुलर विषय पे। तो आपकी रुचि किसमें सबसे ज्यादा थी? मेरी तो गज़ल में और गीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और अभी तो मैं मंच पे पढ़ती हूँ, श्रृंगार की रचनाएं पढ़ती हूँ, कुछ नारी शक्ति से रिलेटेड रचनाएं पढ़ देती हूँ। तो बस श्रृंगार और गीत गज़ल यही मेरा फेवरेट है। और आगे चल के मैंने मुक्तक, छंद वो भी लिखे। तो मैं आपसे चाहूंगी, आप यहाँ मौजूद ही हैं, तो अपनी लिखी हुई कोई कविता या गजल या शायरी जो आपको अच्छी लगे वो आप प्लीज हमारे को सुनाइए। ठीक है, मैं एक छोटी सी पंक्ति सुनाती हूँ अपनी जी। कि ना तुझे पाने की ख्वाहिश, ना तुझे खोने का डर, ना तुझे पाने की ख्वाहिश, ना तुझे खोने का डर, आलम ही कुछ तन्हा है, तन्हाइयाँ मेरा सफ़र। नाजुक सी तितली क्यों जुगनुओं के पास हो, नाजुक सी तितली क्यों जुगनुओं के पास हो, रंगों की नन्ही सी दुनिया हर बात से बेखबर, तुझे देखा तुझे जाना महसूस हुई तेरी खुशबू, तुझे देखा तुझे जाना महसूस हुई तेरी खुशबू, मुझ पे तेरे साए का क्यों रहता हर पल असर, और जिंदगी किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं नैनी, जिंदगी किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं नैनी, हम सफर मदिरा तो है
मदिरालय ही मेरा घर। अरे वाह वाह, बहुत खूब सही कहा आपने। जिंदगी किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं है। हम अपने आप को ही अगर देखें तो हमें शायद ही किसी की जरूरत रहती है। लिखने अच्छा की ये भी कि हम सफर मदिरा तो है, मदिरालय ही मेरा घर कई लोगों ने पंक्तियों पे बोला भी, तो मैंने वो मदिरा गजल की मदिरा गजल है, की मदिरा है, उसको वो गीतों की लोगों ने मदिरा है, अलग ही वो उसमें ले अलग ही लिया मदिरा है जिसमें आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद। आपने लिखा है तो लिखने के शौकीन, क्योंकि पत्रकार हैं हम, पत्रकारिता से हैं तो लिखते हम भी हैं, तो दो लाइन मेरे मुझे भी याद आ गई, कभी किसी के लिए हमने भी लिखे थे दो लाइन हाँ, बिल्कुल। कि दो वक्त की रोटी बना भी लूंगी और कमा भी लूंगी, दो वक्त की रोटी बना भी लूंगी कमा भी लूंगी, तू बस जिंदगी भर हमारा यूं ही साथ देते रहना। ये कभी बहुत पुरानी लिखी थी, कभी किसी के लिए। खैर, अभी बात यहाँ आपकी हो रही है, तो साहित्यकार की अगर बात हो गई हमारी, या कविताओं की अगर मैं बात करूँ, तो कविताओं की शुरुआत कैसे हुई? और साहित्यकार पे अगर मैं वापस आती हूँ तो आपने बुक्स भी लिखी होंगी, उन हाँ। बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने सबसे पहले अपनी किताब लिखी थी गुमगश्ता। गुमगश्ता मतलब कहीं खोया हुआ। वो गुमगश्ता मैंने लिखी, उसमें काफ़ी रचनाएं मेरी हैं, 30 लगभग रचनाएं उसमें हैं। फिर मैंने लिखी गुफ्तगू। फिर मैंने लिखी पाकीज़गी। पाकीज़गी से पाकीज़गी में लिखी हुई पाकीज़गी। इसके बारे में हर दर्द, थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूंगी मैं। मैंने बस एक पंक्ति उसमें स्टार्टिंग में लिखी थी, हर दर्द हर दुआ हर एहसास में मेरे पाकीज़गी। हर दर्द हर दुआ हर एहसास में मेरे पाकीज़गी, पाकीज़गी से पाकीज़गी में लिखी हुई पाकीज़गी। अर्थात पाकीज़गी का मतलब है निर्मलता, कोमलता या फिर पवित्रता। तो मैंने वो किताब पाकीज़गी फिर लिखना शुरू किया जी। फिर मैंने लिखा मैं कदा, जिसका मतलब ही शराब खाना है, लेकिन मेरी शराब कुछ और अलग ही है जो सबको पता है कि मेरी शराब क्या है। तो उसमें मैंने बहुत सारी रचनाएं उसमें भी कलेक्शन किया है कि तन्हा तन्हा सी ये खामोश रात कैसे कहूँ, तन्हा तन्हा सी ये खामोश रात कैसे रखूँ, तेरी मेरी ये जो आँखों की बात कैसे कहूँ, मेरे हमदम मेरे हम नशी मेरे हम राही, तेरी यादों की वो बरसात तुझे कैसे कहूँ, तेरी यादों की वो बरसात तुझे कैसे कहूँ, तन्हा तन्हा सी ये खामोश रात कैसे कहूँ। तो इस तरह से कलेक्शन पाकीज़गी में भी है। फिर मेरी एक बुक है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज भी मेरी प्रकाशित हुई, जिसमें मैंने अगीत विधा पे लिखा है, बहुत सारी रचनाएं उसमें भी है। टोटल मेरी 6 किताबें पब्लिश हैं। तो जी, कविताओं की अगर मैं बात करूं तो कविताएं आपने कैसी कैसी कविताएं लिखी हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, और एक डिफरेंस भी बताएंगे कि बुक, साहित्य और कविता, या शायरी और कविता, इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कविताएं अलग है, गजल अलग है, शायरी अलग है, किताब जो लिखते हैं वो चीज अलग है। हाँ, देखिए अब एक इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि हम शायरी पे इंटरेस्टेड हैं, कि गीत पे इंटरेस्टेड हैं, कि हम गज़ल लिखने पे, मुक्तक होता है, छंद होता है। तो हिंदी में ग्रामर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम अलग अलग अगर तुकबंदी करते हैं या कुछ मात्राओं को मैच करते हैं तो वो चीज़ें अलग अलग होती जाती हैं। गीत में भी आप तुकबंदी करते हैं, आप गज़ल में मात्राओं को मिलाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं जो काफ़ी गहरा एक ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण जो है वो गहरा है काफ़ी इसका। लेकिन अब वही है, लिखने वाले के ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो मैंने तो सभी में थोड़ा थोड़ा अपनी लेखनी जो है वो चलाई है। कभी शायरी लिखा, कभी गज़ल लिखे, कभी गीत लिखा, कभी कुछ लिखा, जो मन में आया वो लिख दिया। तो बस इसी तरह से चीज़ें चलती गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतनी अच्छी हैं, हमने जैसा इतना अच्छा लिखती हैं, अब हमने आपने सुना, आपके कला को देखा, तो कोई एक गज़ल जो लिखते हो, या कोई लेखक या कोई साहित्यकार जो आपके प्रेरणा स्रोत हो? गज़ल या ऐसे में तो देखिए, मैं पहले तो हरिवंश राय बच्चन जी को मैंने सुना, उनकी मधुशाला मुझे बहुत पसंद आई। और प्रेरणा की बात है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी माता पिता को अपनी प्रेरणा मानती हूँ। अपने जो बड़े भैया हैं जो मेरे घर में हैं, मैं उनको अपनी प्रेरणा मानती हूँ। और बस वहीं से मेरी प्रेरणा शुरू हुई है। और एक कविता लिखना तो एक कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपको अंदर से प्रेरित करती है, और आपके शब्द जो हैं, आपके भाव हैं, वो शब्दों के माध्यम से आप
बाहर बिल्कुल, ले आते बिल्कुल हैं। सही बात। तो कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय प्रेरणा है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता है, किसी के सही। अंदर भावना होती है पर वो अपने भावना को व्यक्त नहीं कर पाता। पाता। तो ये हर राइटर के लिए है कि कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय साधना आप करते हैं, ईश्वरीय शक्ति है जो आपको प्रेरित करती है और आप उस चीज के लिखते हैं। और इसके लिए मेरे घर के लोग मेरी प्रेरणा रहे, और कहीं ना कहीं ईश्वर जो है जिनको मैं मानती हूँ वो ईश्वर मेरे लिए प्रेरणा के साथ है। जैसा कि आपने बताया कि हरिवंश राय बच्चन जी के, तो मैं कुछ चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ 2 लाइनें अगर आप सुनाए जो आपकी पसंदीदा हो। मधुशाला मुझे, जैसे एक उनकी एक लाइन है मधुशाला में, पंडित मदिरालय से रूठा, मैं कैसे मंदिर से रूठूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत सारी उनकी मधुशाला तो बहुत बड़ी है, बस मैं 1-2 लाइन जस्ट जो मेरे को पंक्ति लगती है अच्छी वो मैं सुना दिया मैंने। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला पे मेरी भी एक रचनाएं मैंने लिखी है जो मुझे उतनी तो याद नहीं रहती हैं जी, लेकिन बस मैंने एक लिखा है, मैं कदा मेरी बुक है उसमें छपी हुई लास्ट पोयम जो है वो मधुशाला से ही रिलेटेड है थोड़ी सी। तो आगे अगर मैं बात करती हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, एक्टिंग से भी जुड़ी हुई हैं, तो एक्टिंग की शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई? एक्टिंग की शुरुआत, जैसे मैं तो टीचिंग फील्ड में थी ही, और टीचिंग के साथ साथ मैं जैसे कवित्री फील्ड से भी जुड़ी थी, तो क्या है कई जगह स्टूडियो भी मेरे आने जाना लगा रहता था, कुछ सिंगर्स से भी कांटेक्ट थे, तो वो लोग जब मुझे बोले कि आप एल्बम्स करिए, हमारी एल्बम है तो आप आइए करिए करके, तो मैंने उनका ऑफर नहीं ठुकराया और मैं बस करना शुरू की। एल्बम मैंने किए, उसके बाद फिर मैंने फिल्में आई मेरे सामने, तो फिर मैंने फिल्में भी की। फिर मेरी एक फिल्म अभी लगी थी राजू दिलवाला लगी थी, अभी कोरोना के बाद भी फिर वो फिल्में एक बार फिर से रिलीज किए थे। राजू दिलवाला आई थी मेरी, सुंदर मोड़ छत्तीसगढ़ है वो आई थी। एक 1.5 होशियार मेरी फिल्म है जो अभी उसकी शूटिंग 90% कम्प्लीट है, 10% बाकी है, जो वो भी अभी इस साल कम्प्लीट होने का है, उसके बाद जल्द ही वो भी रिलीज होगी। तो चूंकि आपके जो तीनों फील्ड हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक दूसरे से बहुत अलग है, टीचिंग की बात करूँ, साहित्य की बात करूँ और एक्टिंग की बात करूँ, तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि कभी भविष्य में अगर आपको ऐसा मिले कि इन तीनों में से कोई आपको एक फील्ड को चुनना पड़े, तो आप किसे चुनेंगी? तब तो मैं एक तो साहित्यकार वाले फील्ड को चुनूंगी, उसके बाद टीचिंग फील्ड को चुनूंगी, क्योंकि साहित्यकार साहित्यिक चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लिखे बिना हम रह नहीं सकते। मतलब मन में चलता रहता है कि क्या लिखें, अब क्या लिखें, कौन सी चीज़ें आ रही है। कभी कुछ चीज़ें होती है ना, घटनाएं होती है, जैसे अभी शाहीन बाग वाला कांड हुआ था, तो शाहीन बाग वाला कांड हुआ था उस समय मुझे जी न्यूज़ बुलाया गया था दिल्ली पोएट्री के लिए, तो शाहीन बाग पे मुझे लिखना था। अब तो मुझे लेटेस्ट चीज़ें याद रखनी पड़ती है, न्यूज़ देखना पड़ता है कि हाँ कौन सी चीज़ें हैं, कब कहाँ क्या चीज़ें आ जाए, तो माइंड प्रेजेंट रखना पड़ता है जी। आपके अगर मैं इस पूरे सफ़र की बात करूं तो फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो फैमिली का आपको कितना सपोर्ट मिला? फैमिली का सपोर्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भले ही घर में बहन लोग जो होते हैं ना, भले वो लोग आगे बढ़ाने का काम करें ना करें, लेकिन मेरे भैया लोगों ने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया है हर फील्ड में। कभी मुझे कभी बोला नहीं, टोका नहीं। हाँ ये है कि उनका एक पीछे से जो रहता है ना एक लड़कियों पे, उनकी कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो हमेशा हर परेशानी में वो मेरे खड़े रहे। कभी कुछ ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स होती थी तो कभी मैं शेयर कर सकती थी उनसे, लेकिन मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं अपने लेवल पे उस चीज़ को पहले संघर्ष करते रहूं, उसके बाद जब मैं बहुत लास्ट मोमेंट में थक जाती थी तब जाके मैं अपनी फैमिली से उस चीज़ को डिस्कस करती थी, चाहे मेरी मम्मी हो या भैया हो। और परिवार एक हमेशा सपोर्ट के रूप में मेरे सामने का, क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, खासकर एक लड़की को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परिवार के सपोर्ट की। तो एक लड़की को जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से वो शायद आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लड़की ही, स्पेशली लड़कियों की अगर बात करूँ तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आज भी 2021 चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है महिलाओं के प्रति जो है सोच अभी भी समाज में वही है, कितना भी हम कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी बोल ले, वही है। तो किसी भी, मेरी बात हो, आपकी बात हो या बाकी लड़कियों की बात हो, उनके परिवार वालों को अपनी बेटियों के लिए काफी ज्यादा मतलब एक डर का जो माहौल है, क्योंकि समाज में जो है इस तरीके से माहौल ही वैसा बन गया है कि डर का एक माहौल बन गया है। और ये है कि जैसे कि अभी बच्चियों के साथ रेप केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जिस पर मैंने कुछ पंक्ति भी लिखी थी। मुझे याद है जब मैं मंच पे गई थी तो किसी कवि ने मेरे सामने एक कविता पढ़ी थी जिसमें लड़कियों के जो ब्लाउज ज्यादा ओपन डीप होते हैं उसके ऊपर से उन्होंने कुछ
अच्छा नहीं लगा था मुझे वो सुन के। ये जो लड़कियों के कपड़ों वाला जो टॉपिक है अभी भी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है लड़कियों की फटी जीन्स, लड़कियां जो फटी जीन्स, रिप्ड जीन्स जो पहनती हैं उसके ऊपर भी बोला है कि परिवार, ऐसी लड़कियां जो पहनती हैं उनके परिवार पे, बच्चों पे। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है लड़कियों के कपड़े पे, लड़कियों के पहनावे पे माहौल गर्म रहता ही रहता है, कोई ना कोई टिप्पणी करते ही रहते हैं। तो उस पर आप क्या, आपके क्या विचार है, क्योंकि आप साहित्यकार फील्ड से जुड़ी हुई हैं और इस पे सबसे बड़ा मुद्दा कि आप एक महिला हैं, आप एक औरत हैं। देखिए मैं ये कहूंगी कि ठीक है आप लड़कियों के जींस या कपड़े पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, नन्ही नन्ही बच्चियों पे भी तो रेप हो रहा है। अगर उन पर रेप नहीं होता, अगर इस केस में रेप होता कि बड़ी लड़कियां जींस पहन के छोटे कपड़े पहन तो उस पर रेप हो रहा है, आप समझ, लेकिन बच्चियों के साथ भी तो रेप हो रहा है। बच्चियां आज स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कभी ड्राइवर उसके साथ रेप कर दे रहा है, कभी टीचिंग फील्ड में कुछ ऐसी चीजें हो जा रही। तो आप देखेंगे कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, खासकर बच्चियों के लिए। हम लोग जैसे लोग तो हम लोग संभल भी जाते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसा है, समझ जाते हैं, लेकिन बच्चियां वो क्या समझेंगी? उनको तो कपड़े क्या आप पूरा सूट पहना के, बुर्का पहना के तो नहीं निकाल दोगे ना छोटी बच्चियों को। तो मैंने इस पंक्ति पे भी मतलब उस कवि को भी मैंने रिप्लाई दिया था जब वो उसने डीप ब्लाउज पे कुछ पंक्तियां लिख दी थी। बाद में मैंने अगले दिन मंच पे इस लाइन को पढ़ी थी कि भूखे कुत्तों की तरह जो नोचते हैं बच्चियों को, अंग वस्त्र की मर्यादा उन्हें कैसे भाएगी। भूखे कुत्तों की तरह जो नोचते हैं बच्चियों को, अंग वस्त्र की मर्यादा उन्हें कैसे भाएगी। और गिद्ध की नजर नन्ही परियों को नोच रहे हिरनी सी मस्त चाल उन्हें कैसे भाएगी। और व्यंग बाण हास से देह परिहास करे, चिड़ियों सी मुस्कान उन्हें कैसे भाएगी। और मर्यादा की सीमा खुद लांघ दिया पुरुषों ने, उन्हें नारी मर्यादित नजर कैसे आएंगी। क्योंकि आज हमारे देश में बकरी गाय भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि मर्यादा की सीमा खुद लांघ दिया पुरुषों ने, उन्हें नारी मर्यादित नजर कैसे आएंगे। और एक चीज अपूर्वा जी मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता हम पे हावी है, विदेशी सभ्यता के कारण ये लड़कियां इस तरह से वस्त्र पहन रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ठीक है विदेशी सभ्यता हम पे हावी है, आज हम हर चीज को अपना ही रहे हैं, लेकिन मर्यादा में हमारे जब पुराने जमाने की नारियां रहती थी तो उनके साथ भी तो अत्याचार कम नहीं हुए। इस पर मैंने एक पंक्तियां लिखी थी कि पश्चिमी सभ्यता की दुहाई देते फिरते हो, कौन सी पश्चिमी सभ्यता अहिल्या ने अपनाई थी। और सीता जैसी पतिव्रता ने भी दी अग्नि परीक्षा, फिर भी वो राम की परित्यक्ता कहलाई थी। न दोष किसी सभ्यता का, दोष ही कुदृष्टि का है। धृतराष्ट्र दरबार भारत वर्ष की दुहाई थी, और गवाह है ये इतिहास नारी भोग और विलास, मर्यादा की दुर्गति पुरुषों ने ही कराई थी। तो ये मैंने एक पंक्ति लिखा था। और अंतिम में क्योंकि ये जो शासन प्रशासन है इससे भी कुछ हासिल हो नहीं रहा है, हम सुरक्षित है नहीं, अभी भी हम कहीं जाते हैं हम सुरक्षा फील नहीं करते। तो एक पंक्ति मैंने और लिखा था, जो नंदलाल आए थे स्वयं द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, तो मैंने एक छंद लिखा था उस पे, हे जगत पालन करता जगत नियंता, तुम एक बार फिर से अवतार लेके आइए। आंसुओं की धार से माँ भारती पुकार रही, दीन बंधु दीनानाथ देर न लगाइए। और नन्ही नन्ही कलियों की काया को कलुषित करे, ऐसे क्रूरता से क्रूर कर्म को मिटाइए। आओ जगत तारण हारा पूछती हर एक बाला, हे जगत तारण हारा पूछती हर एक बाला, देह की सुरक्षा है तू ढाल बन जाइए। तो ये सब पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ मंच पर। बिल्कुल, ये जो मुद्दा है लड़कियों के कपड़ों का, जो स्पेशली जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से है, देखने वाले की नजर मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप किस नजर से किस चीज को देखते हैं। वो बोलते हैं ना, मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। इनके पंक्तियों के जरिए आपको महसूस जरूरी होगी। तो इनके साथ चर्चा को हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। नैनी जी, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये तो बात हो गई थी आपके साहित्य फील्ड की, हमने महिलाओं के ऊपर भी बात की। अगर मैं आपकी एक्टिंग फील्ड की बात करूं तो आगे जो है आपकी कौन कौन सी मूवीज या पर्दे पे हम आपको किस तरीके से देखने वाले हैं? मेरी फिल्म में राजू दिलवाला एक आई थी जिसमें मेरा रोल थोड़ा सा काफ़ी दबंग वाला कैरेक्टर था। उसमें मेरे
कुछ रोल हैं दबंग कैरेक्टर के। उसके बाद अभी मेरी फिल्म आने वाली है 1.5 होशियार करके है, जिसमें मैंने एक स्कूल शिक्षिका का ही रोल मैंने निभाया है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, उसके माध्यम से भी काफ़ी अच्छा संदेश जो है हम समाज को देने की कोशिश किए हैं। टीचिंग फील्ड में टीचर्स लोगों को या स्कूल के कुछ ऐसे, तो एक कॉमेडी के साथ हमने कुछ अच्छा समाज को संदेश में उसके माध्यम से दिया है। तो जल्द ही ये भी, अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसकी शूटिंग जो है थोड़ा सा बची हुई है, और जल्द ही ये भी कंप्लीट होने के बाद आपको सिनेमा घरों में ये देखने को मिलेगी। जी। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मॉडर्न ज़माने की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमने जैसे आपके फेसबुक प्रोफाइल में देखा है, आप अध्यात्म से कई ज़्यादा आपका लगाव है, आपके फेसबुक प्रोफाइल को देखकर लगता है। लेकिन समाज का ऐसा मानना है कि हम मॉडर्न ज़माने की लड़कियां हैं, हमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ पर आप क्या बोलना चाहेंगी? इस चीज़ पर तो मैं ये बोलूँगी, देखिए मुझे तो बचपन से घर में ये माहौल मिला आध्यात्मिक फील्ड का, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मी ने मुझे रामचरितमानस पढ़ाना शुरू कर दिया था। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा भी मैंने पढ़ ली है कंप्लीट। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे कि मैं जब उस समय पढ़ती थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ों या कहानियाँ सुनाती रहती थी, जिससे मैं जुड़ी रहती थी। और अच्छा ये भी कि मैं जल्दी मानती नहीं थी किसी चीज़ को, लेकिन जब मैंने खुद उस चीज़ को अनुभव किया, जब मैं पूजा पाठ की ओर आई, तो आपको एक आत्म शांति जो है वो मिलती है। आप पूजा करते हैं, आप सुबह उठ के सबसे पहले नहा के आप पूजा करने बैठ जाए, आप पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो मुझे फील होता है वो मैं बता रही हूँ, और मेरे खुद के लाइफ का एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है कि आप भक्ति भावना या पूजा पाठ की ओर अग्रसर रहेंगे या कंटिन्यू रहेंगे आप ईश्वर के साथ, तो ईश्वर आपको हर परेशानी से बचा लेता है। आपके माता पिता आपके साथ हर जगह नहीं जा सकते, आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हर जगह नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड को लेके हर जगह जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक अदृश्य शक्ति को अपने साथ महसूस करती हूँ, और वो अदृश्य शक्ति का नाम ही ईश्वर है, जिसको मैं महसूस करती हूँ। एक बार ये हुआ था जब मैं छोटी थी, क्लास 10th में थी, तो मैं मम्मी का पैर दबा रही थी, मेरी मम्मी मंदिर से आई थी, मैं पैर दबा रही थी उनका, तो अचानक एक इतना मोटा चूहा जो है वो कहीं से आया, और किसी ने उसने शायद उसको मेडिसिन खिला दी थी मरने की, तो वो छटपटा रहा था, आया सामने में, बहुत तड़पा तो तड़पते तड़पते हमारे सामने ही दम तोड़ दिया उस चूहे ने। तो मेरी मम्मी उस चीज़ को देखी, मैंने देखा, और मम्मी ने बस उसको देख के एक बात मुझे कही, वो बात मुझे आज तक याद है। आज तो खैर मेरी मम्मी नहीं है, मैंने उनको खो दिया अभी 4-5 महीने पहले। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा ये चूहा तुम देख रहे हो, आया, छटपटा रहा है और तड़प के ये मर गया, अब इसका शरीर है, इसके अंदर से जो जिसकी आत्मा जो है वो निकल गई है बाहर। तो इंसान के साथ भी वैसे होता है कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो पता नहीं चलता कि कब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए हमको अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। क्या पता मरने के बाद ईश्वर हमारा केवल यही जो हम देखते हैं भौतिक सुख सुविधाएं हम देखते हैं, यही हमारा जीवन नहीं है, हमारा इसके पीछे कुछ और आध्यात्म जीवन है जो हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। तब मैंने उसका बारीकी से अध्ययन किया, मैं भागवत गीता पढ़ी, मैंने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ा, फिर मैंने श्री रामचरितमानस, फिर मैंने प्रवचन सुनना शुरू किए, फिर मैंने जीवात्मा क्या होती है वो जाना, आत्मा क्या होती है वो जाना, सूक्ष्म एक शरीर होता है हमारे अंदर, शरीर सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। मैंने बहुत ही बारीकी से फिर उस सब चीज़ों को समझना जानने की कोशिश की, और कंटिन्यू फिर ऐसा भी होता है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता बोलते हैं, है ना। अब या तो फिर संत की कृपा होगी तभी आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, और हरि की कृपा होगी तभी आपको संत समागम वो होगा। तो दोनों की कृपा मुझे मिली कि मेरा गुरु का आशीर्वाद भी मुझे मिला। मैंने आगे चल के अभी मैंने गुरु बनाया है, तो वृंदावन में हमारे गुरु हैं, तो अभी मैंने उनका गुरु बनाया है, उनकी कथा मैं सुनती हूँ। और बस ईश्वर और गुरु इन दोनों को मैं अपना आदर्श मान के परिवार को साथ लेके मैं कुछ सोच, अच्छा ये एक चीज़ ये भी है कि जब मैं कुछ घिर जाती हूँ किसी परेशानी से, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती, तो मैं थोड़ा शांत दिमाग से ईश्वर की आराधना करती हूँ। जब मैंने ईश्वर का स्मरण किया है, मुझे हमेशा कोई ना कोई मार्ग मिला है, कोई ना कोई दिशा मिली है, और मैं उस दिशा की ओर आगे बढ़ी हूँ और हमेशा सक्सेस हुई हूँ। जी बिल्कुल। मैं इनकी बात सुनने के बाद, ये बात जब आप भी सुन रहे हैं, आपने पूरे सेशन को सुना, अध्यात्म के सेशन को, तो एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी कि ईश्वर पे विश्वास अलग है और अंधविश्वास अलग है, तो अंधविश्वास की तरफ ना जाए। ईश्वर है, ईश्वर में मानते हैं, हम सब मानते हैं ईश्वर है, लेकिन इस चीज को लेके जो अंधविश्वास है उस ओर मत जाइए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर है तभी हम हैं। हमारा जीवन अगर अच्छे से चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा जरूर है, लेकिन इस चीज को लेके कुछ ठग, कुछ बाबा, कुछ पंडित ऐसे भी होते हैं जो अंधविश्वास की ओर आपको लेके जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि वो आपसे रुपए हासिल कर सके या जो भी रहता है। तो अंधविश्वास की तरफ ना जाके ईश्वर की तरफ एक जो विश्वास है, आराधना है, उस पर ध्यान दें।
तो नैनी जी मैं आपसे एक चाहूंगी कि क्योंकि आप भी एक महिला हैं, एक नारी हैं, तो प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ एक संदेश अगर आप दें। सभी नारी शक्ति के लिए मैं, या जो भी बच्चियां हैं, मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मैं जब टीचिंग करती हूँ तब भी मैं एक प्रेरणा देती ही हूँ उनको, और ये भी प्रेरणा दूंगी कि जीवन में आपको, क्योंकि आगे तो आपको बढ़ना है ना, ये सोच के चलिए कि आप आगे जाएंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, कल को कोई किसी फील्ड में आप भी जॉब कर रही हैं, मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है हर ऐसी मुश्किल का कि जिसका आप किसी को जिक्र नहीं कर पाते मुसीबतों हैं। के बिना जिंदगी का कोई हाँ, मतलब ही नहीं है। मतलब ही हाँ, क्या मतलब, अगर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आपको मुसीबत मुसीबत मिलेंगे, का घर सामना में आपको मिलेंगे, करना बाहर पड़ेगा। मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, ट्यूशन में मिलेंगे, कल को शादी हो जाएगी वहां वहाँ मिलेंगे। मिलेंगे, तो उस चीज इसके के लिए अपने आप को लिए रेडी रखना बहुत ज्यादा ये जरूरी बहुत है। रेडी है, तो अपने आप को उस चीज के लिए आप प्रिपेयर, आप अच्छा माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको इस चीज का सामना करना है। आप दो चार ऐसे अपने दोस्त क्लोज रखिए कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। आप अपने परिवार में नहीं शेयर कर सकती, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए कि ये सब प्रॉब्लम हमें, कई लोग क्या होते हैं इस परेशानी में जूझ के आत्महत्या तक की कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे हमारे सामने समाज में उदाहरण है। किसी तो और की वजह से खुद को क्यों खत्म करना, हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी और की गलती की वजह से खुद को तो क्यों ये खत्म सब करना। चीजें हैं कि आप अपना मेंटल रूप से आप स्ट्रांग रहिए। मैं लड़कियों को हमेशा बोलती हूँ आप मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, और चीजों का सामना करते हुए आप जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ आपका परिवार जो है, आप उसकी बात जरूर सुने, और परिवार की बात सुनते हुए आप आगे बढ़ें, तो आप दोनों में सामंजस्य बिठाकर चलें तो आप सक्सेस जरूर होंगे। कि बिल्कुल परिवार की बात मानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत तक, आपके जीवन तक के अंत तक कोई आपके साथ रहेगा तो वो आपके परिवार वाले ही हैं। वो आपके माँ बाप, वो आपके भाई बहन भी को भी एक टाइम के बाद हम अक्सर देखते छूट जाते हैं, लेकिन आपके माँ बाप ही हैं जो आपके जीवन के अंत तक आपके साथ रहेंगे। तो कभी भी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कीजिए, पर वैसा कोई काम ना कीजिए जिससे आपके माता पिता को तकलीफ हो। तो नैनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा एपिसोड रहा, हमने आपकी जीवन की कहानियां जानी। और जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्रृंगार के ऊपर, महिलाओं के श्रृंगार के ऊपर या किसी भी श्रृंगार के ऊपर अगर 2 लाइन आप सुना दे तो। ठीक है, मैंने एक कविता लिखी थी इस पर, जिसे मैं मंच पे पढ़ती हूँ, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहले तो एक छोटी सी लाइन बताती हूँ आपको, उसके बाद मैं कविता में। बिल्कुल। कोई मस्ताना कंवल कहते हैं, कोई मस्ताना कंवल कहते हैं, कोई मुश्किल का हल कहते हैं, कोई कहते हैं जाने जा मुझको, और कोई जाने गजल कहते हैं। अब मैंने अपने हुस्न की तारीफ पे मैंने एक लिखा था, वो मैं सुनाने जा रही हूँ कि मेरा हुस्न लाजवाब, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरा हुस्न लाजवाब, पढ़ लो मुझको प्यार से, पढ़ लो मुझको प्यार से, मैं हूँ प्यार की किताब, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरी शोख निगाहें हैं और गाल गुलाबी है, अल्हड़ सी जवानी है और चाल शराबी है, ये जुल्फे घनी मेरी, मेरे होठ हैं गुलाब, मेरा हुस्न लाजवाब। और इसकी एक पंक्ति है कि मैं ख्वार तरसते हैं, मैं खाना हूँ मैं ऐसा, नजरों से पिलाती हूँ, दीवाना बनाती हूँ, जो होश उड़ा दे वो, मैं ऐसी हूँ शराब, मेरा हुस्न लाजवाब, मेरा हुस्न लाजवाब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी अच्छा सेशन रहा, काफी अच्छी बातें आपने हमें बताई, काफी अच्छे एक्सपीरियंस जो है आपने हमारे साथ शेयर किए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी तिवारी नैनी जी, जो एक टीचर हैं, जो एक साहित्यकार हैं, कवित्री के साथ साथ ये एक्टिंग फील्ड से भी जुड़ी हुई है। तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ बातचीत करके, सवाल जवाब करके कुछ अच्छी बातें हम आप, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें भी हम आप तक पहुंचा सके। अब मुझे यानी अपूर्वा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।